हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो यह पेपर आपका जो 21 जनवरी 2024 को पूछा गया था। तो इसमें आज हम लोग हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 21 जनवरी 2024 जो कि सेकेंड पेपर है, तो इसका जो है सोशल साइंस यानी टोटल जो है 60 क्वेश्चन को जो है थर्ड पार्ट में किया गया है। तो आप लोग यदि नहीं देखें तो उसे भी ज़रूर देखें, और सीडीपी का भी वीडियो अपलोड किया गया तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज का हिंदी का क्वेश्चन किस प्रकार रहता है। तो हिंदी आपका जो है टोटल 30 रहता है, जिसमें कि 15 क्वेश्चन आपका जो गद्यांश से रिलेटेड और 15 क्वेश्चन आपका जो पेडागोजी से रिलेटेड रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है गद्यांश को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन, सबसे पहले चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाले सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमज़ोर थे। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका आएगा कि मानव जो अस्तित्व है कितना पक्षीय है, तो त्रिपक्षीय है। और वह तीन जो है कौन कौन है, तो भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने भी उन्नति की, वो किसी भी तरह की महत्वहीन नहीं थी। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे दिया गया। तो इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन है आपका, गद्यांश के आधार पे कहा जा सकता है कि, तो गद्यांश के आधार पे क्या कहा जा सकता है आपको बताना है। फर्स्ट है परिवर्तन तीव्र गति से होता है, परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन देखिए क्या है, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। तो मानव यदि जीवन है तो उसमें परिवर्तन होगा ही, तो ये जो है कटु सत्य भी है। तो इस गद्यांश के भी आधार पे यह कहा जा सकता है कि परिवर्तन मानव जीवन का क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है आपका जो है विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे जो है 3 जो है कोई ऐसा ऑप्शन है जो विशेषण और विशेष का उदाहरण है, और एक नहीं है, तो उसे आपको ढूंढना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है, ऑप्शन है जो आपका विशेषण विशेष नहीं है। जैसे देखिए आपका आध्यात्मिक और दुनिया, तो आध्यात्मिक दुनिया में आध्यात्मिक आपका विशेषण है, दुनिया आपका विशेष है, तो ये तो है। उसके बाद देखिए रूपात्मक परिवर्तन, रूपात्मक आपका जो है विशेषण है और परिवर्तन आपका जो क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। उसके बाद अंधेरे युग, अंधेरा आपका क्या होगा, अंधेरा आपका विशेषण है, युग आपका क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। बट आपका मानव जो अस्तित्व है, ये आपका पूरा का पूरा जो शब्द है आपका मानव अस्तित्व, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, मानव अस्तित्व, ये जो है पूरे आपका जो विशेष है, इसमें विशेषण नहीं है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन जो 4 है ये बिल्कुल अलग है। तो मानव अस्तित्व आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है आपका अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। अध्यात्म शब्द में यदि आप इक प्रत्यय लगा देंगे तो वह कौन सा शब्द बनेगा, इक प्रत्यय लगाने से आध्यात्मिक बन जाएगा। क्या बनेगा, आध्यात्मिक। तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका आध्यात्मिक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, उन्नति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ेगा आपको बताना है 94 नंबर। तो देखिए फर्स्ट है आपका संघर्षरत रहे और विद्रोह करे। विद्रोह करके कोई मनुष्य जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है, तो इसलिए ये तो आपका गलत ही हो जाएगा। अपनी खूबियों को जान ले, अपनी कमजोरियों को जान ले, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे तीसरा, यानी कि अपनी कमियों को जानना पड़ेगा। अपनी कमियों को यदि इंसान जान लेगा तो वह इंसान जो है निश्चित रूप से अपनी उन्नति के जो है प्राप्त कर लेगा।
तो इसलिए अपनी कमियों को जानना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। उसके बाद है प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। तो प्रगति प्राप्त करने के लिए जो है व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं है आपको बताना हो। जैसे आदि मानव के पास, सभी मनुष्यों के पास, सभी अज्ञानी मानवों के पास, सभी अव्यवस्थित आदि मानव के पास। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे 95 का ऑप्शन नंबर 1 आदि मानव के पास जो है आपका जो है प्रगति प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित कोई भी तरीका नहीं था। तो आदि मानव आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मानव में कौन से 3 पक्ष है। तो अभी गद्यांश में भी दिया गया था मानव जो है आपका जो मानव के कौन से 3 पक्ष है, तो भौतिक हो जाएगा, मानसिक हो जाएगा और आपका आध्यात्मिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 96 का आपका क्या हो जाएगा, 96 का ऑप्शन नंबर 1 भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। उसके बाद है उल्लेखनीय परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। उल्लेखनीय परिवर्तन से क्या तात्पर्य है आपको बताना है 97 नंबर। तो आपका जो उल्लेखनीय परिवर्तन से आपका जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है। मान के चलिए आपके पास जो वर्ड है क्या, मानव है, क्या है, मानव। तो मानव में आप कौन सा उपसर्ग लगा सकते हैं और कौन सा प्रत्यय लगा सकते हैं। तो मानव में आप निश्चित तौर पे जो है मानव प्लस दीर्घ ई प्लस ई यह जो है आप जोड़ करके मानवीय बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, मानवीय आप जो है बना सकते हैं। इसी में मानव में यदि आप अ उपसर्ग लगा देंगे तो अमानव भी बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मानवीय और अमानव, तो मानव में अ उपसर्ग लगा के अमानव हो जाएगा और मानवीय में यदि मानव में आप यदि प्रत्यय जोड़ेंगे तो मानवीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आदि मानव ने डैश के क्षेत्र में प्रगति की परंतु डैश क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। तो आदि मानव जो है 99 नंबर पे, तो आदि मानव जो है आपका जो भौतिक क्षेत्र में प्रगति किया, भौतिक क्षेत्र में प्रगति किया, बट आपका जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाया। तो आपका 99 नंबर में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, भौतिक क्षेत्र में प्रगति किया बट आपका जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है प्रगति नहीं कर पाया। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ कविता दिया गया है इस प्रकार। तो इस कविता से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कट गया है शीश पर, कट गया है शीश पर, ये शीश है झुका नहीं, राह उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधेरा हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। तो इस तरह से जो है आपका कविता दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द युग्म है, प्रकाश अंधकार, हार विहार, सत्य असत्य, उसके बाद जय पराजय। तो देखिए यहाँ पे किसी न किसी प्रकार से 3 शब्द आपका जो सेम होगा, जैसे जय का पराजय, सत्य का असत्य, उसके बाद देखिए प्रकाश का अंधकार, लेकिन आपका हार और विहार ये अपोजिट नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन जो आप पढ़ने के बाद ही आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है आपका अंधकार, अंधकार डैश का प्रतीक नहीं है। तो ऑप्शन को आप लोग देखिए, समाधान, बुराई, निराशा, चुनौतियाँ। तो अंधकार आपका जो समाधान का प्रतीक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया। तो कविता में सबसे अधिक किस पर बल दिया गया, राह पर या प्रकाश पर, अंधकार पर, सत्य पर। तो आपको बताना है कि कविता में सर्वाधिक बल किस चीज़ पर दिया गया है। तो ये जो है सत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, सत्य पर सबसे अधिक बल दिया गया है। उसके बाद है आपका कविता के अनुसार राही की विशेषता है। तो कविता के अनुसार राही की क्या विशेषता है 103 नंबर पे। फर्स्ट है आपका हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, हर तरह से काम निकालना, उसके बाद हर तरह के मार्ग पर चलते रहना, हर परिस्थिति में विजय रहना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को देखिए आप लोग, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। तो ये कविता के अनुसार राही के बारे में बताया गया है। राही का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपका विशेषता है कि हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है इस कविता का मुख्य स्वर है। तो इस कविता जो यहाँ पे दिया गया गद्यांश के रूप में, इसका मुख्य स्वर क्या है, देशभक्ति, तमस, ओज, श्रृंगार।
तो यहाँ पे ओज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ओज। ओज मतलब होता अडिग धैर्य और साहस, निरंतर प्रगतिशील की भावना, सत्य नैतिक मूल्यों का विजय। उसके बाद अजयवादी जो होता है आत्मसम्मान, उस तरह का चीज़ें जो है ओज का विशेषता होता है, ओज का अर्थ हो जाता है। तो ओज का मतलब ही होता है अडिग धैर्य और साहस, हमेशा निरंतर जो है प्रगति के राह पर चलते रहना। तो इस कविता का जो मुख्य स्वर है वही तो मतलब जो राही है, उस राही के बारे में हमेशा निरंतर जो है प्रगति की राह पर चलने की बात कही जा रही। तो इसका अर्थ ही हो जाता है ओज। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में दुखी नहीं होना चाहिए, सिर नहीं कटना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान बना रहना चाहिए। तो कविता के अनुसार आपको बताना 105 नंबर पे क्या होना चाहिए। तो कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में स्वाभिमान बना रहना चाहिए। स्वाभिमान की जो है हानि मतलब स्वाभिमान की गिरावट कभी नहीं होना चाहिए। तो स्वाभिमान हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, स्वाभिमान हमेशा बना रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्लियर है। उसके बाद है आपका 106 नंबर पे, यहाँ पे तो कुछ लॉन्ग है ये सारे क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। 106 नंबर, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाले अध्यापक एक पाठ सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एक न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है। तो देखिए मिडिल स्तर का है, यानी कि माध्यमिक वर्ग का हो गया, विद्यालय का हो गया, जिसमें अध्यापन करने के लिए अध्यापक एक पाठ सामग्री यानी कि छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता और न्याय के दृष्टिकोण से पाठ सामग्री के अर्थ व विचार पर चर्चा करो। अध्यापक अपनी शिक्षार्थियों में किसका विकास करना चाह रहा है। तो इसका राइट आंसर 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समालोचनात्मक साक्षरता और कौशल का विकास करना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। उसके बाद है अंतर्भाषिक पहचान क्या है। आपको बताना है कि अंतर्भाषिक पहचान क्या है, आपको बताना है। फर्स्ट है शिक्षार्थी की यह समझ है कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम भिन्न जो योग्यताओं के आधार या सम आश्वासन है। सेकंड में कहता है कि शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। ये वाला ऑप्शन जो है सेकंड वाला आपका जो क्लियर है कि अंतर्भाषिक पहचान क्या होता है कि शिक्षार्थी के निर्णय कुछ सहजात भाषाओं में और कुछ लक्ष्य भाषाओं में समान होता है। तो ये ऑप्शन आपका सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यह कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति से किस रूप में जाना जाता है। तो एक भाषा अध्यापक जो है वह बच्चे को पहले मतलब कि अंग्रेजी क्या कहते हैं अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थी से कहती है कि उन्हें जो भाषा आता है पहले उस भाषा में कहानी को सुनाए। उसके बाद फिर उस कक्ष की जो भाषा है उस कक्ष की भाषा में फिर बच्चे को कहानी को मतलब कि कहानी को सुनाना है बच्चे के पास, बच्चे के समग्र। तो इस तरह का जो विधि है, इस तरह का जो युक्ति है, शिक्षण शास्त्र है, वह किस रूप में जाना जाता है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परस्पर यानी कि भाषा का जो व्यवहार हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पारस्परिक व्यवहार यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि परभाषा व्यवहार या पारस्परिक व्यवहार आपका ऑप्शन नंबर 2 क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करने वाली गतिविधियां करवा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कक्षा 7 की जो अध्यापिका है वो जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधियां करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहली वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरी वाक्य को पढ़ती है, पहली जोड़ीदार उस दूसरी वाक्य को लिखती है। तो इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी को पूरी करते हैं। बाद में वह मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि का क्या कहेंगे।
तो देखिए कक्षा कक्ष में किस प्रकार हो रहा कि पहला जोड़ी जो है वह कहानी को बोलेगा, तो दूसरा जोड़ी जो है उस कहानी को क्या करेगा, जो पहला वाक्य है उसको लिखेगा। फिर जो दूसरा जोड़ी उस दूसरे लाइन को पढ़ेगा तो पहली जोड़ी क्या करेगा, उस दूसरे लाइन को लिखेगा। तो इस तरह का व्यवहार जो है क्या हो जाएगा, इस तरह का व्यवहार आपका पारस्परिक श्रुत लेख के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सुन के लिखना पारस्परिक श्रुतिलेख, यानी कि आपस में जो दो जोड़ी है, दोनों जोड़ी क्या करते हैं, बारी बारी से एक बार पहले बोलते हैं तो दूसरा लिखता, फिर दोबारा जो है दूसरा बोलता है तो पहला लिखता। यानी कि पारस्परिक श्रुतिलेख, यानी कि दोनों जो है सुन के लिखने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद है आपका, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे। तो एक शिक्षार्थी जो है किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, तो इस पठन को क्या कहेंगे। इस पठन को जो है बारीकी से पठन आप बोल सकते हैं। तो जो समाचार जो पत्र पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बारीकी का ध्यान रखता है, बारीकी से आदमी पढ़ते हैं, तो बारीकी से पठन यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है आपका, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है। तो व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है आपको बताना 111 नंबर पे। तो व्याकरण के शिक्षण अधिगम में जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है, तो प्रक्रियात्मक ज्ञान आपका जो है यह जानना है कि व्याकरणिक प्रश्न या तत्वों को कैसे किया जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न या तत्व को कैसे किया जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 112 नंबर पे है आपका, कक्षा 6 के विद्यार्थी यानी कक्षा 6 की विद्यार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में वह अंग्रेजी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए एक 6 क्लास का बच्चा है जो कि श्रेया है, वह पिता के स्थानांतरण के कारण वह पंजाब से कहाँ चले गया, पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु मदुरई चली जाता है। तो वहाँ पे जब जाने के बाद वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती थी, पहले वह पंजाब में रहता था तो पंजाबी भाषा भी उसके पास था। फिर और विद्यालय में वह द्वितीय भाषा यानी कि अंग्रेजी भी उसके पास था। जब वह अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना पड़ा, जब वह तमिलनाडु चले गया तो अब जहाँ पे रह रहा था वहाँ का जो वातावरण, वहाँ का जो परिवेश था, तो उसको जो है तमिल बोलने से भी मजबूर कर दिया। तो उस पड़ोस के कारण जो है तमिल भी बोलना सीख लिया। तो उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो 112 नंबर का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। तो सबसे पहले वह पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन, उन्होंने क्या किया, अर्जन किया, उस चीज़ को सीखा, और जब वह और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी और अंग्रेजी भाषा उसको जो है अधिगम के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है, कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा, 113 नंबर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 को देखिए। तो मलयालम की सामाजिक बोली, यानी कि कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी क्या भिन्न है, तो यह मलयालम की सामाजिक बोली के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। तो त्रिभाषा के अंतर्गत क्या आएगा आपको बताना है। तो त्रिभाषा के अंतर्गत आपका जो मातृभाषा, घर की भाषा और क्षेत्रीय भाषा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रथम भाषा के अंतर्गत आता है। तो क्षेत्रीय भाषा, घर की भाषा और मातृभाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्लियर हो जाएगा, जो कि त्रिभाषा सूत्र का जो एक मतलब की विशेषता है। उसके बाद है आपका 115 नंबर, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में संबंधित शब्द और वाक्यों को पता लगाइए। परिवार, संबंध, भावनाएं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शब्द जाल या थीम आधारित शब्दावली, शब्द समूह, समूह शब्दावली।
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये आपका जो थीम आधारित शब्दावली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है आपका शिक्षण की वह विधि। शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विशेष विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास के क्षेत्र में सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? तो इस तरह का विधि को आप क्या बोलेंगे? क्वेश्चन को एक बार और पढ़ेंगे हम लोग। शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी जो है विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। उसके बाद पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, दोनों मतलब कि उस पर जो डिस्कस किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित हो जाता है। तो इसके जो है इस परिणामतः पठन बोध का जो सुधार होता है इसको जो है आप क्या कहेंगे? तो 116 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारस्परिक शिक्षण। तो पारस्परिक शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा, उसमें शिक्षक भी है और विद्यार्थी भी है, दोनों जो है पारस्परिक यानी कि आपस में मतलब कि जो पठन करते हैं, इस तरह की जो संवाद विधि है, तो ये संवाद विधि आपका पारस्परिक शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद है आपका वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। तो आपको बताना है कि वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं, 117 का। तो ये बुनियादी अंतर्व्यक्तित्व संप्रेषण के अंतर्गत यानी कि BICS के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद है आपका उपचारात्मक शिक्षण के लिए। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? तो उपचारात्मक शिक्षण आपका जो उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए है जिन्हें अपने शिक्षण या अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की ज़रूरत है। तो उपचारात्मक मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ठीक करना, किसी चीज़ का मरम्मत करना। तो शिक्षार्थियों और अध्यापक के लिए जिन्हें अपने शिक्षण या अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने और सुधार करने की ज़रूरत है, ये आपका उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, संकेत भाषा व्याकरण नहीं होता। जो भी संकेत भाषा होता है वह व्याकरण नहीं होता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका नहीं में था तो आपका ऑप्शन में भी आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? तो विस्तृत पठन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? आनंद के लिए पठन, सराहना बोध के लिए पठन, बहिर्वेशन के लिए पठन, व्याकरण अधिगम के लिए पठन। तो व्याकरण अधिगम के लिए पठन आपका जो विस्तृत पठन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। तो अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर कीजिए और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।